1947 में बटा और उसके बटने के साथ ही दक्षिण एशिया में समझौतों की एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। यानी एक समझौता, उसका रिएक्शन, फिर दूसरा समझौता, फिर उसका रिएक्शन। इस तरह ये चेन लंबी होती चली गई और जटिल होती चली गई। भारत और पाकिस्तान में समझौतों की ये चेन हमें मानव भूगोल और जियोपॉलिटिक्स समझने में काफी मदद करती है। आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 7 द्विपक्षीय महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में समझाऊंगा, जो न सिर्फ तनावपूर्ण स्थितियों में बने रहे, बल्कि इन्होंने दोनों देशों के लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। याद रखने वाली बात यह है कि इन समझौतों का उल्लंघन भी किया गया है, जिससे आपको समय समय पर चलने वाली पॉलिटिक्स का भी अंदाजा लग जाता है। इस लिस्ट की शुरुआत हम करेंगे लियाकत नेहरू समझौते के साथ, जिसको अल्पसंख्यक समझौता या फिर दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही दोनों ही देशों में एक भयानक सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत से विस्थापन होने लगे। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया आ गए और लाखों मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान चले गए, और इसी वजह से बहुत बड़ा मानव संकट पैदा हो गया। ऐसे में नए नए पड़ोसी बने दो देश भारत और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा कि आज जब लोग इधर से उधर विस्थापित हो रहे हैं, तब इतनी सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। जब ये दोनों मुल्क आपस में सेटल हो जाएंगे, तब इसमें रहने वाली जो छोटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसका क्या होगा। और इसी चिंता को देखते हुए भारत और पाकिस्तान ने एक संधि की, एक समझौता किया 8 अप्रैल 1950 को। भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालिक प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में समझौता हुआ। अब चूंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करनी है। दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अल्पसंख्यकों को नागरिकता के समान अधिकार देने हैं। उन्हें अपनी मर्जी से व्यवसाय, भाषण और पूजा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनकी संपत्ति और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। शिकायतों के निवारण के लिए दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना करनी चाहिए। और इन सभी उद्देश्यों को मानते हुए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। अब इसके कुछ एक प्रभाव हुए। कुछ तो थे तात्कालीन प्रभाव, यानी कि तुरंत जो दिख रहे थे, और कुछ थे दीर्घकालिक प्रभाव। बात करें इन प्रभावों की, तो शुरुआत में तो अल्पसंख्यकों को कुछ राहत मिली और तनाव थोड़ा कम हो गया। माइनॉरिटी को सुरक्षा की भावना प्रदान की गई। लेकिन दीर्घकालिक समय में यह समझौता पूरी तरह सफल नहीं हो सका। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों का धीरे धीरे उल्लंघन किया जाने लगा। और आज भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे पाकिस्तान का, तो वहां पे कह रखा है कि मुसलमानों को छोड़ के कोई और धर्म का व्यक्ति ना तो राष्ट्रपति बन सकता है, ना प्रधानमंत्री बन सकता है। तो धीरे धीरे करके उनके अधिकारों को कम कर दिया गया। अगर भारत की बात करें, तो भारत ने इस समझौते को लागू किया और बहुत से आपको एक्ट देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पे माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं उनको सेव किया गया है। समय समय पर कुछ ऐसी सिचुएशंस जरूर आई हैं जब थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा तनाव पैदा हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि भारत की अखंडता पे सवाल खड़ा हो जाए। तो आप ये कह सकते हो कि समझौते को जितना हो सके उतना निभाने की कोशिश की गई है। दूसरा समझौता है सिंधु जल समझौता, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, ये आपको पता होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली पानी के बंटवारे को लेकर विवाद था। शुरुआत में 1947-48 के टाइम पे बहुत सी अस्थायी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान मौजूद नहीं था। लेकिन स्थायी समाधान आया विश्व बैंक की मध्यस्थता से, यानी कि 1960 में। तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच में यह संधि हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सिंधु नदी प्रणाली के जल का उपयोग किस तरीके से किया जाए कि दोनों देशों को पानी मिल जाए। इसमें भारत को 3 नदियां मिली थी, जो कि पूर्वी नदियां थी, रावी, ब्यास और सतलज। इसके पानी का इस्तेमाल भारत सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, विद्युत पैदा करने के लिए कर सकता था। वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां मिली थी, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का पानी शामिल था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि सिंधु, चिनाब और झेलम पे भारत के जो अधिकार थे वो बहुत ज़्यादा सीमित कर दिए गए थे, जिसकी वजह से हल्का बहुत विवाद चलता रहता था। जैसे भारत कोई डैम बनाना चाहे तो पाकिस्तान उस पर सवाल खड़ा कर देता था।
अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने ठीक से समझाया है कि पाकिस्तान का पॉइंट एग्जैक्टली क्या है। इस संधि के साथ ही पीआईसी यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की जो है स्थापना कर दी गई थी। इसको आप स्थायी सिंधु आयोग भी कह सकते हो। ये जो आयोग है संचार करता था, विवाद समाधान करता था। अब इस संधि के भी तात्कालीन और दीर्घकालिक प्रभाव थे। जो तात्कालीन प्रभाव थे उसमें से एक तो ये था कि जल बंटवारे का विवाद जो है वो हल हो गया था। महत्वपूर्ण संसाधन पर संभावित संघर्ष को रोक दिया गया था कि संघर्ष हो सकता है, युद्ध हो सकता है, तो उसको रोक दिया गया था। दोनों देशों में जल विद्युत बनने लगी थी, सिंचाई होने लगी थी, तो धीरे धीरे विकास भी होने लगा था। इसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में से एक माना जाता है, जो कि 3 युद्ध होने के बाद भी टिक गई। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति, जैसा कि आपको पता है कि पहलगांव हमले के बाद भारत ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि निलंबित करने का मतलब क्या है, कि क्या भारत पानी रोक लेगा। तो मैं आपको बताऊं कि पानी रोकने के लिए तो वैसे तो व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मेनली पीआईसी को बंद कर दिया गया है। पीआईसी का मतलब क्या है? परमानेंट इंडस कमीशन को बंद कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि दोनों देशों के कुछ एक अधिकारी आपस में मिलते थे साल में एक बार, और सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते थे कि भाई ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, हम ये करने वाले हैं। अब होगा ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को नहीं दी जाएगी। इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इसका मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी बनवा सकते हैं। तो संधि को निलंबित करने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से पानी रोक दिया जाएगा। इसको निलंबित करने का मतलब ये है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि हम अब क्या करने वाले हैं इस नदी के ऊपर, कैसा बांध बनाएंगे, कितना पानी स्टोर करेंगे, ये चीज की जानकारी अब पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। इसका एक दूरगामी प्रभाव ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाए आगे जाके। तो ये चीज देखने वाली होगी कि क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ताशकंद घोषणा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी 1966 को ये घोषणा की गई थी। मैं आपको बता दूं कि ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान की बहुत बड़ी सिटी है, लगभग सबसे बड़ी सिटी कही जाती है। हुआ ये था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके बाद शांति की तलाश की जा रही थी। कहने का मतलब है कि शांति छा जाए, शांति हो जाए। तो ऐसे में सोवियत संघ बीच में आया, जो आज का रशिया है। सोवियत संघ ने युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की थी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में एक बैठक करवाई थी। इसकी जो मुख्य शर्तें थी वो ये थी कि दोनों देशों की सेनाओं को युद्ध पूर्व स्थितियों में वापस जाना होगा, जहां से युद्ध शुरू हुआ था वहीं वापस जाना होगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। जो भी राजनयिक संबंध हैं उनकी बहाली करनी पड़ेगी जो सस्पेंड हो गए हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जो युद्ध बंदी हैं उनको वापस छोड़ना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। और जो शरणार्थी और अप्रवासी लोग यहाँ आ गए हैं उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा जारी रखनी होगी। तो ये वो मुख्य शर्तें थी जो इस घोषणा के तहत की गई थी। बेसिकली ये घोषणा इसीलिए हुई थी कि भाई अब जो है युद्ध शांत हो गया है और ये दोनों सामान्य स्थिति में आ गए हैं। 10 जनवरी को इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे और इस घोषणा पर 25 फरवरी 1966 तक अमल किया जाना था। तो दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। साइन कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। और अमल कब तक करना था? 25 फरवरी 1966 तक। अब इस संधि के भी तात्कालीन और दीर्घकालिक प्रभाव हुए थे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद ताशकंद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और ये चीज इस संधि पे एक बड़ा सवाल पैदा कर देती है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत में अस्थायी रूप से तो शांति हुई थी इस संधि की वजह से, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की, तो धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा था। याद रखना इस संधि का असर पाकिस्तान पे भी हुआ। पाकिस्तान में एक संकट पैदा हो गया, यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का उदय हो गया और अयूब खान का पतन हो गया। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी जो पाकिस्तान फेस कर रहा था। तो एक चीज आपको देखने को मिलती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता घरेलू राजनीतिक परिणाम कैसे चेंज कर सकता है।
तो इस चीज को आपको याद रखना। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो घोषणा थी बस युद्ध को समाप्त करने की थी, लेकिन इसने नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दी थी। इसके बाद आते हैं हम शिमला समझौते के ऊपर। इस वक्त ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान कर दिया है। ये जो समझौता था ये 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 1971 में एक निर्णायक जीत के बाद भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो समझौता था वो भारत के लिए थोड़ा घाटे का सौदा रहा था, क्योंकि ये समझौता जो था वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, जिसमें एक मेन शर्त ये थी कि सारी सेनाएं अपनी एलओसी पर वापस लौट जाएंगी। हुआ ये था कि इस युद्ध के बाद भारत के पास पीओके समेत आगे के हिस्से का काफ़ी बड़ा हिस्सा आ गया था, लेकिन इस संधि के तहत इंदिरा गांधी ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए एलओसी के ऊपर और बाकी हिस्सा पाकिस्तान को वापस कर दिया था। यही कारण था कि इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस मामले को द्विपक्षीय बनाने की कोशिश की थी, यानी इंटरनल बनाने की कोशिश की थी कि कोई तीसरा पक्ष इसके अंदर दखल ना दे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाके कश्मीर की बात करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से वो बार बार शिमला समझौता तोड़ता आया है। पीओके समेत आगे की लगभग 13 से 15 हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन जो है वो पाकिस्तान को वापस कर दी थी, और साथ ही जो कुछ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है एलओसी के ऊपर वो ले लिए थे। इसके अलावा इस समझौते के अंदर संचार, यात्रा सुविधाएं, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बहाली हुई थी, मतलब दोबारा ये चीजें शुरू हुई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो मेनली ये सोच के आए थे कि मुझे कैसे भी करके कश्मीर का मुद्दा जो है वो बनाए रखना है, अपने 93,000 सैनिक वापस लेने हैं और जमीन वापस लेनी है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली थी कि दोनों देशों ने ये वादा किया था कि जो एलओसी है उसमें कोई भी एक तरफा चेंज नहीं करेगा, ना भारत चेंज करेगा ना पाकिस्तान चेंज करेगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। 1984 का सियाचिन हो गया या 1999 का करगिल हो गया, हमेशा एलओसी को बदलने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। इस तरह खुद ही शिमला समझौते को वो तोड़ता आया है। हाल ही में इस समझौते को उन्होंने रद्द कर दिया है, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद आता है परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता। जी हाँ, ये भी एक समझौता था जो 31 दिसंबर 1988 को हुआ था। इस्लामाबाद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ था। ये समझौता दोनों ही देशों के समर्थन के बाद 1 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। अब इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे। ये था कि प्रत्येक देश दूसरे देश में किसी भी परमाणु स्थापना या सुविधा पर हमला न करने या क्षति पहुंचाने से परहेज करेगा। यहाँ पे परमाणु स्थापना या सुविधा का मतलब होता है बिजली या अनुसंधान रिएक्टर। आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनने लगी थी भारत के अंदर। इसके अलावा ईंधन निर्माण हो जाता है, संवर्धन हो जाता है या भंडारण सुविधाएं हो जाती हैं। इन पर हमला न करने का समझौता था ये भाई ऐसी जगह होती हैं, आपको पता है देश के अंदर, आप इन पर हमला नहीं करेंगे, इनको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दोनों ही देशों ने यह वादा किया था। इसमें एक प्रमुख प्रावधान ये था कि प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के अक्षांश और देशांतर विवरण को देंगे। कहने का अर्थ यह है कि दोनों ये बताएंगे कि भाई दोनों ने कहां कहां परमाणु सुविधाएं शुरू की। अभी बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है कि कोई देश अपनी परमाणु सुविधाओं के बारे में दूसरे को बता रहा है, लेकिन ये जरूरी भी है। मान लो कि एक देश दूसरे देश पर हमला करना चाह रहा है, लेकिन उसने वादा कर रखा है कि वो परमाणु सुविधाओं जैसे जहां से बिजली बनती है ऐसी जगहों को टारगेट नहीं करेगा, तो उसको कम से कम पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है। अगर वो कोई बम छोड़ता है, कोई मिसाइल छोड़ता है, तो वो चीज़ वहां नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज़ इस संधि के अंदर तय हुई थी। अब इसके भी बहुत से तत्कालीन और दीर्घकालिक प्रभाव हुए थे। इसमें सबसे पहले तो एक डर खत्म हुआ कि कोई भी देश एक दूसरे की जो परमाणु सुविधा है उसको टारगेट करेगा, तो ये डर थोड़ा कम हो गया। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई कि दोनों देशों के पास एक दूसरे का डाटा जाने लगा। तो इसे भी आपको याद रखना है कि दोनों देशों को पता है कि किसकी परमाणु सुविधा कहां पर मौजूद है। अब ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी में आकस्मिक हमला करने की सोचे तो यहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों को पता है कि दोनों देशों में परमाणु सुविधाएं कहाँ हैं, तो उसको इजीली टारगेट किया जा सकता है। तो इस संधि के कुछ एक ड्रॉबैक भी हैं। हालांकि ये कोशिश तो फिर भी अच्छी ही रही है।
तो ये हो जाता है परमाणु सुविधाओं का फैसला या फिर समझौता। इसके बाद आती है लाहौर घोषणा। जी हाँ, जो 21 फरवरी 1999 को की गई थी। लाहौर में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा वाजपेयी की पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये वही साल है 1999 जिससे एक साल पहले परमाणु परीक्षण हुआ था भारत का। इस वजह से ये डर आ गया था पूरी दुनिया के अंदर कि एशिया में एक परमाणु संघर्ष शुरू हो सकता है, कि हो सकता है कि एक बड़ा संघर्ष हो जाए। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए, पॉजिटिव संकेत देने के लिए दोनों देशों ने इस बस यात्रा को शुरू किया था। इसकी जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, तो इसे आपको याद रखना है। इस समझौते के कुछ एक मुख्य पॉइंट थे जिनको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और शिमला समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि हो गई। अब जब एक बस यात्रा शुरू हो रही है, दोनों देशों में बातचीत हो रही है, तो शिमला समझौता मजबूत हो जाता है इस चीज से। इसके अलावा संघर्ष और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। परमाणु हथियारों का जो इमरजेंसी यूज है, अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसके जोखिम को कम करने का एक तत्काल कदम उठाने का समझौता था। मतलब इस समझौते में भी समझौता था कि हम ऐसा कोई उपयोग नहीं करेंगे जिससे कि बाकियों को भी नुकसान हो। इसके अलावा शांतिपूर्ण साधनों और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कश्मीर सहित सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की प्रतिबद्धता की गई कि भाई हम दोनों अगर बात कर रहे हैं तो कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तो वही चीजें घुमा फिरा के बोली गई थी जिससे कि समझौता मजबूत हो सके। अब इस संधि के भी कुछ एक प्रभाव हुए थे, जैसे शुरुआत में एक बड़ी सफलता और संघर्ष और तनाव को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसको सराहा गया था। आपसी विश्वास का माहौल बनाया गया और परमाणु संघर्ष से बचने की अतिरिक्त जिम्मेदारी आई। यहाँ पर नवाज शरीफ ने ये बात खुद स्वीकार की थी कि पाकिस्तान ने करगिल घुसपैठ के साथ घोषणा पत्र का उल्लंघन किया है, जो शिमला समझौता था उसका उल्लंघन किया है। ये बात पाकिस्तान ने मान ली थी। अब सोचने वाली बात है कि ये घोषणा उस दौर में की गई थी जब करगिल युद्ध हुआ था, उसके बावजूद ये घोषणा हुई और यहाँ पे शांतिपूर्वक एक समाधान निकाला गया था। तो इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है लाहौर घोषणा को, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना। इसके बाद आखिर में आया 2003 युद्ध विराम समझौता, जिसको सीज फायर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये नवंबर 2003 में हुआ था, जिसका उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर में जो LOC है, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और वास्तविक ज़मीनी स्थिति रेखा है, उसमें शत्रुता को समाप्त करना है और यहाँ पे गोलियां नहीं चलानी है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि लड़ना नहीं है। देखिए 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान उसमें हारा था। इसके बाद जो बॉर्डर है वहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे लगातार गोलीबारी चलती रहती थी, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था। तो उसको रोकने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए, सीज फायर करने के लिए ये समझौता किया गया था। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरुल्लाह खान जमाली ने की थी और भारत ने इसको कुछ दिनों के बाद एक्सेप्ट कर लिया था। जम्मू और कश्मीर की पूरी सीमा पर युद्ध विराम का पालन करने पर दोनों पक्षों की सहमति हो गई थी। शुरुआत में जो इस पर प्रभाव पड़ा वो ये था कि जो हिंसा होती थी LOC के ऊपर या सीमा पर, वो थोड़ी कम हो गई और वहां पे जो समुदाय थे उनको राहत मिली। LOC के पार यात्रा और व्यापार थोड़ा सुगम हो गया। याद रखना, ये जो हस्ताक्षरकर्ता थे इसके अंदर वो कौन कौन थे? महानिदेशक थे, मतलब सैन्य संचालनों में महानिदेशक थे, DGMO जिसको कहते हैं। यहाँ प्रधानमंत्रियों ने साइन नहीं किया था, DGMO ने साइन किया था। इसके कारण लगभग 2006 तक LOC के आसपास थोड़ी शांति आ गई थी। 2006 के बाद यहाँ पर जो उल्लंघन है उसकी आवृत्ति बढ़ गई थी। उसके बाद से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। इसकी वजह से समझौते का प्रभाव काफी कम हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि युद्ध विराम शुरुआत में ठीक था, लेकिन आगे जाके इसका कोई खास फायदा निकला नहीं। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान के 7 इंपॉर्टेंट समझौते जो समय समय पर होते रहे हैं, चेन रिएक्शन की तरह होते रहे हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी मदद मिल गई होगी इस वीडियो से, और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसमें बताती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में